नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो के साथ, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने सदन में महाभारत की कथा का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने देश की जनता को चक्रव्यूह में फंसाया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि जो हजारों साल पहले अभिमन्यु के साथ किया गया, वो आज देश की जनता के साथ किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण में महाभारत के किन किन किरदारों का जिक्र किया है और क्या खास हुआ है, एक खास रिपोर्ट में समझते हैं। लोकसभा में बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारे जाने की घटना का जिक्र किया। कहा कि जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, वही हिंदुस्तान के लोगों के साथ किया जा रहा है। चक्रव्यूह का एक और रूप होता है पद्मव्यूह, जो लोटस व्यू में होता है, जिसे मोदी जी अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। इस व्यू को मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी जी, अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह रचा गया। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। राहुल गांधी के भाषण पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि आपके सदस्यों ने भी कई बार कहा है कि जो सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं जाना चाहिए। इस पर राहुल ने कहा कि आप कहते हैं तो एनएसए, अंबानी और अडानी जी का नाम निकाल देता हूं सर। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहां पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। आपने क्या, आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर, गलत। मैं माननीय एक मिनट, होल्ड ऑन। स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूं। आप चाहे नहीं करें, पर मैं अपेक्षा करता हूं। नहीं सर, मैं, अगर आप चाहते हैं सर, मैं एनएसए का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूं। फिर माननीय सदस्य, आप अगर आप चाहते हैं प्लीज। मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूं। नो, मैं 3 नाम यूज करूंगा। नहीं माननीय सदस्य, नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा कि 2 लोग देश की अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं के लिए आपने क्या किया, इसके कारण एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता। राहुल ने कहा कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो मजाक है।
क्योंकि आपने कहा कि इंटर्नशिप केवल देश की टॉप 500 कंपनियों में ही होगा। उन्होंने कहा कि आपने पहले युवाओं की टांग तोड़ दी और फिर बैंडेज लगा रहे हैं। युवाओं को आपने एक तरफ पेपर लीक, दूसरी तरफ बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। 10 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक को लेकर बजट में एक बार नहीं कहा गया। एजुकेशन बजट में जो पैसा देना चाहिए था उसे भी नहीं दिया गया। दूसरी तरफ पहली बार आपने सेना के जवानों को अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। अग्निवीरों के लिए 1 रुपया नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं। अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी और यह शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं, 10 साल में 70 बार हुआ है। तो पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है। 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू एजुकेशन। दूसरी तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। राहुल ने किसानों की बात करते हुए सरकार पर जमीन अधिग्रहण कानून को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि आपने किसानों के लिए क्या किया? 3 काले कानून। किसान आपसे एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं, आपने उनको बॉर्डर पर रोक रखा है। किसान मुझसे मिलने यहाँ आना चाहते थे, आपने उनको यहाँ आने नहीं दिया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा कि सदन में गलत ना बोले। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं वहाँ गया तब उन्हें आने दिया गया। स्पीकर ने कहा कि आप उनसे मिले, इसमें सदन की एक मर्यादा का उल्लंघन हुआ। सदन में सदस्य के अलावा कोई बाइट नहीं दे सकता। आपकी मौजूदगी में उन्होंने बाइट दी। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि ये मुझे मालूम नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि अन्नदाता जो चाहते हैं एमएसपी की लीगल गारंटी, ये इतना बड़ा काम नहीं है। सरकार बजट में ये कर देती तो किसान चक्रव्यूह से निकल जाते। आपने जो काम नहीं किया, हम किसानों से कहना चाहते हैं कि हम ये करके देंगे। जो अन्नदाता हैं वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया 3 काले कानून, जमीन अधिग्रहण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, 2 चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी दे दें। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया। आज तक रोड बंद है। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे। आप वो सर, आप देखिए, 1 मिनट। हाँ, चलिए, चलो। स्पीकर सर, फार्मर्स का डेलीगेशन नहीं सर, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। पर आपके माननीय सदस्यों को कह दें वो सदन पर आरोप नहीं लगाए।
राहुल गांधी ने कहा कि मिडिल क्लास बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। कोविड के समय जब थाली बजाने को कहा तब मिडिल क्लास ने दबाकर थाली बजाई। आपने कहा कि मोबाइल फोन की लाइट जलाओ तो मिडिल क्लास ने जलाई, लेकिन आपने मिडिल क्लास के पीठ में और छाती में छुरी मारी। अब मिडिल क्लास आपको छोड़ने जा रहा है और इधर आने जा रहा है। आपको जहां भी मौका मिलता है चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे छोटे खाचों में रहे, हिंदुस्तान का गरीब सपना न देख पाए। आप चाहते हो अंबानी और अडानी। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने टोका। स्पीकर ने विपक्ष के उपनेता के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि आपके ही नेता इसे लेकर चिट्ठी दे गए थे। राहुल ने कहा कि फिर 3 और 4 कह दे रहे उनको, कुछ तो कहना पड़ेगा। राहुल गांधी ने स्पीकर से ही कहा कि कोई तरीका आप ही बता दीजिए। स्पीकर ने कहा कि आपसे फिर अपेक्षा करता हूं कि आप नियमों का पालन करेंगे। राहुल ने कहा कि देश में तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ये मेन शक्ति हैं और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। राहुल गांधी ने एक फोटो दिखाया। स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आप अब प्रतिपक्ष के नेता हैं, सदन की मर्यादा को रखेंगे। राहुल ने फोटो दिखाया। इस पर स्पीकर ने कहा कि सदन में पोस्टर नहीं आने दूंगा, ये गलत तरीका है। राहुल गांधी ने कहा कि इस फोटो में बजट का हलवा बट रहा है। इसमें एक आदिवासी, दलित या पिछड़ा अफसर नहीं दिख रहा है। 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया। हमने पता लगाया है, मेरे पास नाम है। हिंदुस्तान का हलवा 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं अभी। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है। नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लगाने देंगे सदन में। सर फोटो गलत तरीका है। नो सर 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 फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आपको। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत नहीं सर, मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। वहीं राहुल गांधी के बयान पर राजनाथ सिंह ने कहा कि बजट को लेकर जो भ्रांतियां पैदा की गई हैं, उनका जवाब वित्त मंत्री जी देंगी। लेकिन सीमा की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील विषय को लेकर, अग्निवीरों को लेकर जिस तरह की बात सदन में कही गई, उसे लेकर कभी भी सदन के समक्ष स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ। राहुल गांधी ने इसके बाद कहा कि रक्षा मंत्री ने कहा था कि अग्निवीर के परिवार को कंपेंसेशन दिया गया, वो पूरी तरह गलत था। अग्निवीर के परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कंपेंसेशन नहीं। ये सच्चाई है सर। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखे हमले किए हैं। जाहिर बात है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद विपक्ष का मनोबल बढ़ा हुआ है और इसका असर भी सदन में देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने उन मुद्दों पर अपनी बात रखी जो जनता से जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार राहुल गांधी और पूरे विपक्ष का क्या तोड़ निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार उस पर एक दाग लग गया है और ये दाग किसी इंसान की वजह से नहीं, बल्कि उस सिस्टम की वजह से लगा है
जिसका हिस्सा बनने के लिए छोटे शहरों से कुछ बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए पहुंचे थे। दिल्ली की राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट हादसे में 3 छात्रों की मौत से दिल्ली शर्मसार हो गई है और उस पर राजनेताओं का एक दूसरे पर दोषारोपण। घटना को लेकर किसने क्या कुछ कहा है, एक रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। दिल्ली के राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट हादसे मामले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने एक्शन लेते हुए एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार को बारिश के पानी में डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले को लेकर आज सोमवार को 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस तरह अब तक कुल 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। गिरफ्तार हुए लोगों में वो शख्स भी शामिल है जिसने कोचिंग के सामने से तेजी से कार चलाई थी। उसकी एसयूवी कार भी जब्त कर ली गई है। पुलिस ने कहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेज कार चलाने के कारण पानी का प्रेशर बढ़ा और बेसमेंट का गेट टूट गया। एमसीडी ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे 13 कोचिंग सेंटर्स को सील किया। इसके साथ ही संस्थानों पर नोटिस छपवाकर उनसे जवाब मांगा गया है। रविवार शाम दिल्ली नगर पालिका ने ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 ऐसे बेसमेंट में ताला लगाया जहां राउ आईएएस की तरह दुर्घटना होने की संभावना थी। इसके साथ ही कुछ के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई भी की गई। कोचिंग के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए 5 बुलडोजर पहुंचे। उन्होंने कार्रवाई की। एमसीडी के कमिश्नर अश्विनी कुमार ने बताया कि एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया है। मेयर शैली ओबेरॉय ने अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा था। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हमने 2-3 फ्रंट्स पे काम किया है। एक तो ये है कि वहाँ पे जो रोड के किनारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन लोगों ने इंक्रोचमेंट करके उसको कवर कर दिया था, जिसके कारण उसमें पानी जाना भी दूभर था और उसका क्लीनिंग भी दूभर था। तो उसको हमने लगा दिया है कि वो सभी इंक्रोचमेंट को डिमोलिश कर दिया जाए और उस ड्रेन को रिकवर किया जाए। ये एक सिस्टमिक चीज़ है जिस पे हमने कार्रवाई की है। दूसरी कार्रवाई ये की है कि जो बेसमेंट्स इलीगल हैं और जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं, उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप कर दी है। पिछली शाम को करीब 3 बेसमेंट सील कर दिए थे और वो सीलिंग की कार्रवाई जारी है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे यही नहीं था, हमें ये पता चला है कई जगह ऐसा है जहाँ पे बेसमेंट या तो कम्प्लीटली इलीगल है या बेसमेंट किसी दूसरे पर्पज़ के लिए है, लेकिन उसको कोचिंग के हैसियत से यूज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। तीसरा ये है कि जो इसमें मेंटेनेंस के इंजीनियर थे, जिनके जिम्मेदारी होती है कि वाटर लॉगिंग को कंटेन करना, उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। घटना के बाद अब प्रदर्शन का दौर जारी है। सबसे पहले कोचिंग सेंटर के पास छात्रों ने प्रदर्शन किया। कोचिंग के छात्र लगातार दूसरे दिन भी एमसीडी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उधर आप मुख्यालय के पास भाजपा ने प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि एमसीडी में आपका बहुमत है, मेयर भी आपका ही है। ये घटना एमसीडी की लापरवाही के कारण हुई। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। इधर आप कार्यकर्ताओं ने एलजी सचिवालय के बाहर भाजपा और एमसीडी कमिश्नर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि एमसीडी कमिश्नर की नियुक्ति गृह मंत्रालय करता है। कमिश्नर की लापरवाही के कारण जलभराव हुआ और स्टूडेंट्स की मौत हुई। इसके साथ ही घटना की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना छात्रों से मिलने पहुंचे, लेकिन इस दौरान भी छात्रों ने प्रदर्शन बंद नहीं किया और एलजी के सामने भी प्रदर्शन करते रहे। एलजी वीके सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर को जांच के आदेश दिए। एलजी ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे बेसिक मेंटेनेंस सिस्टम फेल हो गया था। मंगलवार तक डिविजनल कमिश्नर रिपोर्ट पेश करें। सड़क पर प्रदर्शन के साथ ही संसद में भी इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला।
संसद से पहले एमसीडी ऑफिस में बीजेपी के पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया। इस मुद्दे पर दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी। ये बैठक एमसीडी सिविक सेंटर में आयोजित हुई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 यूपीएससी छात्रों की मौत का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने देश की राजधानी में हुए इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अत्यधिक चिंता व्यक्त की। सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कोचिंग सेंटर्स के व्यवसायीकरण की आलोचना करते हुए अखबारों में उनके लगातार विज्ञापनों पर प्रकाश डाला। I gave due attention and sought counsel from other members also. I find that youth demographic dividend of the country has to be nurtured. I further find that coaching has become virtually commerce. Every time we read a newspaper, front 1 or 2 pages are by way of advertisements. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी पीड़ितों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि कोई भी मुआवजा इस नुकसान के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, ये शर्मनाक है, इसमें कोई शक नहीं। उन युवाओं के सपने तो चकनाचूर हो गए, उनके परिवारों की उम्मीदें भी खत्म हो गयीं। ये देश के लिए, देश के भविष्य के लिए और युवाओं के भविष्य के लिए अत्यंत दुखद है। A level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety and so on, that is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So wait, I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing, saying they're in compliance. Now, this kind of thing will have to be corrected, sir. At the same time, drains have to be cleaned. They're choked and clogged. Sir, let me just finish. The most important issue, and I say this on behalf of the family also, is to prevent such future tragedies. For this, there has to be a comprehensive inquiry, but there also has to be very specific steps taken to ensure that no other parents coming to our national capital from various parts of the country suffer this kind of loss. नई दिल्ली से लोकसभा सांसद और भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने इस घटना के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह उनकी उदासीनता है, जिसके कारण राष्ट्रीय राजधानी में 3 यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत हो गई है। उधर सपा सांसद अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल पूछे। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? दिल्ली की घटना ने एक बार फिर नीचे से लेकर ऊपर तक के सिस्टम को हिला कर रख दिया है। राजनीतिक रूप से तो सिर्फ दोषारोपण ही हो रहा है।
निचले स्तर पर किसकी सरकार है, फिर राज्य स्तर पर, फिर केंद्र स्तर पर हर कोई बस एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। दिल्ली में बारिश की वजह से जलभराव की खबरें कोई पहली बार नहीं है। इस तरह की पानी पानी दिल्ली हम हर साल देखते आ रहे हैं। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि जो भविष्य बनाने के लिए देश की राजधानी पहुंचे थे, इस बेगैरत सिस्टम ने उनसे उनका। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।